नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी में। पिछली क्लास में हमने संविधान की विशेषताओं को पढ़ना शुरू किया और हमने उसमें संविधान जो दूसरे देशों के संविधानों से हमने जो चीज़ें हमारे संविधान में एंट्री की, स्रोतों के रूप में उनको हमने पढ़ा। और संविधान लचीला और कठोर प्रकार का है, इसे भी हमने पहले वाली क्लास में देखा था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन सी विशेषताएं हमारे संविधान में आएगी। क्लियर? तो उन सभी विशेषताओं को हम पढ़ना शुरू करते हैं। संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अगली विशेषता के रूप में हम शायद नंबर 4 होगा उस विशेषता का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, ये हमने देखा पहले वाली क्लास में। विश्व की दूसरे देशों से विभिन्न स्रोतों से विहित नाम से हमने दूसरी विशेषता देखी। और तीसरी विशेषता भी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगी, तीसरी हमने देखी लास्ट में उस समय कल जो पिछला क्लास था उसमें, लचीला और कठोर संविधान, नम्यता और अनम्यता का समन्वय हमने देखा। अब चौथी विशेषता हम देख लेते हैं। ये देखो, वैसे तो इनको वन लाइनर ऐसे मैं आपको 10-12 लिखा के ख़त्म कर दूँ, लेकिन इधर से वो बच्चों वाले सवाल होंगे। RS प्री के लिए पढ़ोगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इन विशेषताओं के अंदर से भी आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और सत्य असत्य के जो सवाल आते हैं, ट्रू फॉल्स के, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस प्रकार के सवाल आपसे सही हो पाए, इसलिए मेरा थोड़ी कोशिश है कि प्रत्येक विशेषता को थोड़ा सा मैं आपको क्या करूं, वर्णन करता चलूं, ताकि आप उनको समझ भी सके साथ साथ। क्लियर? तो अगला जो विशेषता होगी उसमें हम कह सकते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। कैसी? हमारा संविधान की विशेषता क्या है? एकात्मकता की ओर झुकाव। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ फिर से इसका थोड़ा पेन ठीक से नहीं चल रहा, एडजस्ट कीजिए चीज़ को। संघीय व्यवस्था, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ये आप हेडिंग लगाइए। और ये विशेषता है हमारे संविधान की। देखो, दुनिया में संघीय संविधान होने का मतलब क्या होता है? संघ व्यवस्था का मतलब होता है बराबरी का दर्जा। किनके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच क्या होगा? शक्तियों का एक विभाजन होगा और दोनों को क्या माना जाएगा? बराबर बराबर माना जाएगा। लेकिन भारत के संविधान में थोड़ा सा क्या है, हमने संघीय व्यवस्था तो बनाई, लेकिन उसका झुकाव किस तरफ कर दिया? हमने केंद्र की ओर कर दिया। चित्र बना के समझ लेते हैं। एक तराजू बना लेते हैं हम। ठीक है, एक तराजू हम बना लेते हैं और उस तराजू में जब हम इनको तोलेंगे तो ये जो केंद्र वाला पलड़ा है ना, ये थोड़ा सा भारी रहेगा। केंद्र का पलड़ा जो है ये थोड़ा सा भारी रहेगा, राज्य का पलड़ा थोड़ा हल्का रहेगा। मतलब झुकाव किस तरफ होगा? झुकाव किस तरफ होगा? अगर यूं बनाए हम तो झुकाव किस तरफ होगा? वो केंद्र की तरफ होगा भारतीय संविधान में। हालांकि हमने इसको संघीय संविधान कहा है और आदर्श संघीय व्यवस्था का मतलब होता है दोनों बराबर होना। लेकिन हमारी जो संघीय व्यवस्था है ना, ये किस प्रकार की है? ये थोड़ी सी केंद्र की ओर झुकाव वाली संघीय व्यवस्था है। हमारी संघीय व्यवस्था कैसी है? ये केंद्र की ओर ज़्यादा झुकाव वाली है। केंद्र की ओर पलड़ा हमारा ज़्यादा झुका हुआ है जब बजाय राज्य के। यानी कि कह सकते हो कि केंद्र जो है वो ज़्यादा है शक्तिशाली। क्या कह सकते हो आप? इसमें आगे क्या लिखेंगे आप? इसमें क्या लिखोगे? केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली। पूरा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली। राज्यों को भी पावर दिए गए हैं। राज्य में भी अलग अलग सरकार होती है ना। देखो, केंद्र में आज भाजपा सरकार है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कुछ योजनाएं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लागू करती है, कुछ केंद्र के कहने पर लागू होती है, कुछ केंद्र लागू करती है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो अशोक गहलोत खुद लेते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो नरेंद्र मोदी लेते हैं, मतलब PM लेते हैं, कुछ डिसीजन CM लेते हैं। तो राज्यों की सरकारों के पास भी पावर है, लेकिन ज़्यादा किसके पास है? केंद्र के पास है। ऐसा कहाँ है? हमारे संविधान में। मतलब केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली है। केंद्र शक्तिशाली है। केंद्र कैसा है? केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। बराबर बराबर शक्तियाँ नहीं बांटी है, केंद्र को थोड़ी सी ज़्यादा शक्तियाँ हमने दे दी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय व्यवस्था। व्यवस्था तो कैसी है? हमारा संघीय व्यवस्था है।
एक बात ध्यान रखना, संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, ध्यान रखना, संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, इस बात को आप याद रखेंगे। संघीय शब्द, आप इसको, मैं आपको पूरे शब्द लिखाऊंगा नहीं, बहुत टाइम लगता है लंबा लंबा लिखाने से। संघीय शब्द का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं है, ध्यान रखना। संविधान, ऐसा बात लिख लो आप, संघीय शब्द संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। पूरे संविधान में आपको संघीय शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। भारत राज्यों का संघ है ये लिखा हुआ मिलेगा। संघीय शब्द, ये फेडरल वर्ड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है आपसे कह दे कि संविधान में अनुच्छेद 1 में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत राज्यों का एक संघ है, उसका इस्तेमाल हुआ। संघीय शब्द, ये एग्जैक्ट ये शब्द काम में कहीं पर भी नहीं लिया हुआ है। सत्य असत्य नामक कथन बना करके पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आपको पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान उसे क्या बताते हैं, उसे संघीय बताते हैं, और कौन कौन से प्रावधान कुछ ऐसे हैं जो उसे बताते हैं कि वो एकात्मक वाला है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो संघीयता के लक्षण है ना, इसी में लिखना आपको, संघीय संविधान के लक्षण। ये सवाल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देके पूछा जाता है, तो लिख लो संघीय संविधान के लक्षण कौन कौन से। और पेन आज इसका ठीक से नहीं चल रहा है, मुझे लिखते हुए अजीब लग रहा है, थोड़ा एडजस्ट करिए। 2-3 दिन हो गए वीडियो बनाए हुए भी, तो इसको आज वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, और पेन साथ नहीं दे रहा है, कम संसाधनों में ऐसे ही पूर्ति की जा रही है। अब जैसा भी है आप इसको एडजस्ट करेंगे। संघीय संविधान के लक्षणों में आपको कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो बताएंगे कि भारत का संविधान में वास्तव में केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, शक्तियों का एक बढ़िया विभाजन है, और राज्यों को भी एक वेटेज बराबर का अधिकार दिया गया। ठीक है, जैसे 2 सरकारें जो है ना, ये क्या है, 2 सरकारें जो है वो क्या है, संघीय होने का लक्षण है। ऐसा आएगा, सवाल आएगा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारतीय संविधान को की संघीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो आपको ऐसे इनको एग्जैक्ट याद करना है। 2 सरकारें, 2 सरकारों वाला लक्षण जो है ना, मतलब एक तो केंद्र की, एक राज्य की, जानते हो ना, CIS लिख रहा हूँ, एक सेंटर की, एक स्टेट की। 2 सरकारों वाला जो लक्षण है भारत में, वो क्या है, संघीय होने का प्रतीक है। लिखित संविधान, ध्यान रखना, लिखित संविधान संघीय संविधान होने का प्रतीक है, लक्षण है। एग्जैक्ट पूछा जाएगा ऐसे ही करके, लिखित संविधान किसी संविधान के संघीय होने का प्रमाण बताता है। ठीक है, फिर आप कहोगे संविधान की कठोरता, जो हमने पिछली विशेषता में हमने देखा था ना, संविधान कठोर और लचीला, तो जो कठोरता के लक्षण हैं, अगर कोई कहे कि ये संविधान काफ़ी कठोर है, इसका मतलब हुआ कि वो कैसा हो सकता है, वो संघीय प्रकृति का संविधान होगा। कोई कहे कि इसमें 2 सरकारों का प्रावधान है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ये कैसा है, संघीय संविधान का लक्षण है। याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट पूछे जाएंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये आपका संघीय संविधान का द्योतक है, संघीय संविधान के लक्षण है। द्विसदनीयता क्या है, 5वां लक्षण लिखो, द्विसदनीयता, मतलब 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, LR से लिख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो लक्षण है, शक्तियों का विभाजन, 6 लिख लो, शक्तियों का विभाजन। लिस्टें बनी हुई है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सूचियां भी क्या है, ये शक्तियों का विभाजन है। केंद्र कुछ योजनाओं को, कुछ कामों को केंद्र कर सकता है, कुछ कामों को राज्य कर सकता है। ये शक्तियों का विभाजन जो होता है ना, ये भी क्या है, ये संघीयता का लक्षण। ये 6 नाम याद रखिएगा, इनसे सवाल बनेगा कि पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय संविधान का लक्षण है, संघीय प्रणाली का लक्षण है। तो आप बताएंगे ये जो 6 लक्षण है ना, इनमें से कोई आए तो आप कहेंगे कि संघीय प्रणाली का लक्षण है। ठीक है, अब अगर कोई संविधान एकल होगा, एकात्मक होगा, ठीक है, तो एकल के क्या लक्षण होंगे। ठीक है, कुछ लक्षण क्या होंगे जो एकात्मकता की ओर झुकाव के लक्षण क्या है, वो भी आपको याद करना। एकात्मकता की ओर झुकाव जो है ना,
उसके भी लक्षण हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना। हमने कहा ना भारत का संविधान कैसा है, संघीय है लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव वाला है। तो संघीय होने के प्रमाण तो हमने बता दिए, देखो यहाँ पर इनसे तो लगता है कि भारत का संविधान कैसा है, संघीय है। लेकिन अभी जो मैं अब यहाँ लिखाने जा रहा हूँ वो क्या होंगे, वो बताएंगे कि भाई हम संघीय है लेकिन थोड़े से एकात्मकता वाले लक्षण भी हमारे पास है। तो एकात्मकता की ओर झुकाव की कौन कौन, भाई बात कहने में क्या जाता है, एक लाइन आपने याद रख ली कि भारत का संविधान कैसा है, संघीय है किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव वाला है, कह के निकल गए। क्या प्रमाण है आपके पास, तो संघीय होने के प्रमाण तो हमने दिए हैं। सवाल यहाँ से बनेगा आरएस के अंदर, यूपीएससी भी यहीं से बनाता है, तो आरएस के सवाल यहाँ से बन जाएगा। अब ये तो संघीय होने का प्रमाण था, अब एकात्मकता की ओर झुकाव के लक्षण, ये भारतीय संविधान की पढ़ रहे हैं ना हम, एकात्मकता की ओर झुकाव के लक्षण। अब ऐसे कौन कौन से लक्षण होंगे जिनसे हमें मालूम चलेगा कि हमारा संविधान संघीय होने के अलावा एकात्मकता की ओर झुकाव रखता है, तो वो भी हमें लिखने हैं, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। फिर पूछेगा कि बताओ इनमें से, जैसे 4 यहाँ से दे दिए, 3 वहाँ से दे दिए, और उनका एक समूह बनाकर पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन से लक्षण हमारे संविधान को संघीय बताते हैं और कौन से लक्षण हमारे संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाव वाला बताते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, सशक्त केंद्र, क्या लिखेंगे, सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र अगर है तो वो क्या होगा, एकात्मकता की ओर झुकाव का होगा। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत अगर न्यायपालिका आगे आएगा ये विशेषता के अंदर, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका का लक्षण जिस संविधान में होता है वो क्या होता है, उसे हम कहेंगे कि वो एकात्मकता की ओर झुकाव वाला है। अमेरिका का संविधान है ना, अमेरिका का संविधान संघीय संविधान है, वहाँ पर बिल्कुल दोनों को क्या दी गई है, अलग अलग पावर दी गई है। वहाँ उनका एक राज्य का न्यायालय अलग होता है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे प्रत्येक राज्य में न्यायालय है लेकिन वो एकीकृत न्यायपालिका का हिस्सा है, एक ही बिल्डिंग का हिस्सा है। मतलब कि ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ही जूनियर कौन है, हाई कोर्ट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग हाई कोर्ट है, जो राज्यों के मैटर है वो उसी का हाई कोर्ट सुनेगा, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। लेकिन भारत में क्या है, एक ही लाइन का हिस्सा है, एकीकृत इस रूप में आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी हमारा क्या है, एकीकृत संविधान का लक्षण। हमारे देश में आपको एक ही नागरिकता मिलेगी, कहीं और आप राजस्थान के नागरिक नहीं, आप भारत के नागरिक, समझ गए। आप अगर यूपी भी जाओगे तो भी भारत के नागरिक ही कहलाओगे, आप यूपी के नागरिक नहीं हो जाओगे, मूल निवासी हो सकते हो, ठीक है। आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र जो बनाते हैं उसमें आपका मूल निवास लिखा होता है, नागरिकता नहीं है। नागरिकता तो आप क्या है, भारतीय ही। समझ में आई बात, चलो। लचीला संविधान अगर विशेषता लिखी है, लचीला संविधान का लक्षण लिखा है, तो वो क्या है, वो एकात्मकता की ओर झुकाव का लक्षण है, ठीक है। चलिए, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी लक्षण लिखा होगा तो बताएंगे कि ये संघीय संविधान का लक्षण नहीं है, एकात्मकता की ओर झुकाव का लक्षण है, ये भारतीय संविधान में लक्षण है, ठीक है। केंद्रीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है, यहाँ से सवाल बन सकता है, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, इनको लिखिए फटाफट, अखिल भारतीय सेवाएं। ये सेवाएं भी लिखी हुई होगी तो हम बताएंगे कि ये क्या है, ये एकात्मकता की ओर झुकाव है। आपातकालीन प्रावधान, हमारे देश में जो आपातकाल वाले प्रावधान है ना, वो बताते हैं कि ये संघीय संविधान के लक्षण नहीं, एकात्मकता की ओर झुकाव के लक्षण है। इसीलिए तो हमने कहा ना, हमारा संविधान कैसा है, संघीय प्रवृत्ति का है, लेकिन क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में, ये 6 आपको याद रखने हैं, क्लियर बात। और इनके बाद ये तो क्या है, बिल्कुल प्योर हम बताते हैं कि हम संघीय प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ये बताते हैं कि हम थोड़े से एकात्मकता की ओर झुकाव है। क्लियर होता है ना, कोई व्यक्ति होता है, जैसे आप कहते हो कि यार व्यक्ति, आदमी थोड़ा ठीक है लेकिन कभी कभी गुस्सा करता है, कहते हैं ना आदमी बड़ा विनम्र है लेकिन कभी कभी गुस्सा करता है, तो जो कभी कभी है ना, वो ये वाला है,
वैसे हमारा संविधान कैसा है, संघीय है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इन मामलों में हम कैसे हैं, एकीकृत है, इन मामलों में हम एकात्मक संविधान के लक्षण रखते हैं। तो हम दोनों ही लक्षण रखते हैं, लेकिन हमारी मूल प्रवृत्ति कैसी है, कोई पूछ ले कि भारत का संविधान कैसा है, तो हम कहेंगे हाँ हम संघीय प्रवृत्ति के हैं, लेकिन हम कभी कभी कुछ ऐसे प्रावधान भी हमारे पास है जो हमें एकात्मकता की ओर ले जाते हैं। क्लियर बात, आगे चलते हैं। ये हमारा हुआ एकात्मक संविधान। अब कुछ विद्वानों ने हमें हमारे संविधान को संघात्मक नाम नहीं दिया, अलग अलग नाम दिया। जैसे कुछ छोटे पेपर में या फिर ऐसे लोकल बोर्ड जो है ना, ये स्टेट पीएससी वगैरह, ये पूछ लेते हैं। घटिया प्रवृत्ति के सवाल हैं, पीसीएस वगैरह में नहीं पूछे जाने चाहिए, पर पूछते हैं। जैसे किसने हमारे संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा? भाई हमारा संविधान, अब जैसे ये एग्जाम्पल दिखाएं किसी को, तो वो देख के तो नहीं कहेगा ना ये संघात्मक है, तो वो उन्होंने एक नया नाम दे दिया, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। हमारे संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म पूछ लेते हैं कई बार ये सवाल, आरपीएससी खूब पूछती है इस तरह का। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा हमारे संविधान को? मोरिस जोन्स ने कहा। किसने कहा? मोरिस जोन्स ने हमारे संविधान को क्या कहा? बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? हमारे संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब समझौते का संघवाद, आपस में एक समझौते के साथ राज्य और केंद्र मिलजुल के रह सकते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करके नहीं रह सकते। तो ये हमें किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। हमारे संविधान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, याद रखिएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ वो गोल्डन है। मैं यहाँ जो लिखने की मेहनत कर रहा हूँ ना, वो सब गोल्डन है, एग्जाम में उठ के सीधा का सीधा आ सकता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन। कोऑपरेटिव देखो यहाँ से ये आ रहा है, कोऑपरेटिव लिखा हुआ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे ओ आ रहा है, तो ओ में ओ ने कहा था, याद कर लेना, ऐसे तुक्का भिड़ा के याद कर लो। कोऑपरेटिव किसने कहा? ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा? मोरिस जोन्स ने कहा, ठीक है, ऐसे हमें याद करना है। एक और कर सकते हो, अर्थ संघ, एक और नाम है अर्थ संघ। अर्थ संघ किसने कहा था? केसी वेयर ने। केसी वेयर ने हमें क्या कहा? हमारे संविधान को अर्थ संघ कहा था। एक और हुए थे आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग ने हमारे संविधान को उसको पढ़ के उसको समझ के कहा था कि फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब एकात्मकता की ओर झुकाव वाला, सीधा सीधा कहा उसने। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? संघ होता है। फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, यानी कि ऐसा संघ जो जिसमें एकात्मकता की प्रवृत्ति हो। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। ये संविधान के विद्वान हुए थे, दुनिया में संविधान के बारे में जानकारी रखने वाले लोग थे, कानूनविद थे। आइवर जेनिंग्स ने कहा। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि कैसा संविधान है भारत का? फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। कोई खास नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, अर्थ संघ और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसको 5-6 स्टार लगा के याद करिए। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। क्लियर? तो ये हमारी ये विशेषता हुई। आगे चलते हैं। 5वां, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय सरकार, ठीक है। यहाँ कुछ लिखने जैसा खास नहीं है, लेकिन आपको याद करना है संसदीय सरकार। अब लिखाने बैठो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल 1 बाय 1 नहीं करेंगे। संसदीय सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री वाली सरकार। यहाँ क्या होगी? संसद होगा, फिर क्या होगा? पीएम होगा, ठीक है। दुनिया में 2 तरह की सरकारें होती हैं। दुनिया में देश है ना, दूसरे देश भी तो अपनी सरकार चलाते हैं, अमेरिका भी तो अपना शासन चलाता है। तो जहाँ पर राष्ट्रपति है ना, हेड, उसको बोलते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। हमारे पास कौन सी है? हमारे पास प्रधानमंत्री वाली प्रणाली, इसको बोलते हैं संसदीय सरकार। ये हमने ब्रिटेन से ले ली है। कहाँ से ले ली हमने? ब्रिटेन से ली। ब्रिटेन में भी क्या है? प्रधानमंत्री हेड होता है। लेकिन अमेरिका में कौन होता है मुखिया?
अमेरिका में मुखिया कौन होता है? अभी जो बिडेन है ना, बाइडेन, लेकिन अमेरिका में कौन होता है? अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली है। बात को समझे ना। तो दुनिया में दो तरीके की सरकार, तीन मान लो, तीन तरीके की मान लो भाई, दो तरीके की मान लो। एक लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। राजतंत्र तो भूल जाओ, वहाँ राजा वाजा होते हैं, तो वो अलग मामला है। लेकिन जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ वोट पड़ते हैं, वोट पड़ने वाली जगह में भी क्या होती है? सरकारों के दो तरीके होते हैं। एक को बोलेंगे हम संसदीय प्रणाली, एक को बोलेंगे अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में पीएम मुखिया होता है, पीएम ज़्यादा फेमस होता है, पीएम पर ही सारा दारोमदार होता है। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में कौन हेड होता है? राष्ट्रपति ज़्यादा मजबूत होता है। अब भारत में भी राष्ट्रपति तो है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी का पद है। मजबूत कौन है? मुखिया कौन है देश का? अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ठीक है, वैसे किताबों में लिख जाओगे तो आपको फॉर्मेलिटी के लिए राष्ट्रपति ही देश का मुखिया है, लेकिन पॉपुलर कौन हुआ? पीएम। ये हमारी संसदीय प्रणाली है। जबकि अमेरिका में कैसी है? अध्यक्षीय प्रणाली है, एक आप कहोगे राष्ट्रपति प्रणाली। क्लियर बात? तो हमने किसको अपनाया? हमने संसदीय सरकार या संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, अगली विशेषता अगर आपसे लिखवाएं हम, तो हम कहेंगे संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सक्रियता में समन्वय। न्यायिक सक्रियता में समन्वय, इसको समझिए। ब्रिटेन में कौन संप्रभु है? संसद। ब्रिटेन में संसद ने जो कह दिया ना, वो हाईएस्ट, उसके अलावा फिर उसको सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं करेगा। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो हाईएस्ट है। भारत में क्या है? दोनों के बीच का रास्ता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में अकेली संसद जैसे हमारी अभी सरकार, ये मनमर्जी नहीं कर सकती, और उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी मनमर्जी नहीं कर सकता। दोनों के बीच का रास्ता, एक समन्वय हमने बनाया है। जबकि ब्रिटेन वालों के पास क्या है? संसदीय सर्वोच्चता है। वहाँ की संसद, क्योंकि संसद भाई लोगों ने वोट दे के चुना है, तो जनता अपने लिए कुछ भी करे, अगली बार वापस हरवा देना अगर वो ठीक नहीं करे तो। एक बड़ा बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आपको इतना याद करना है कि संसदीय सर्वोच्चता कहाँ का है? ब्रिटेन का है। न्यायपालिका कहाँ की सर्वोच्च है? सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन भारत की क्या है? बीच का रास्ता है। दोनों ही अपने आप में सर्वोच्च है। संसद कोई गलती करेगी तो न्यायपालिका ठीक कर देगी, और न्यायपालिका कोई गलती करेगा तो संसद ठीक करेगी, जजों को हटा करके। मान लो अभी हमारे जज साहब कुछ गलती करें, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कोई गलती करें, अराजक हो जाएं, गलत निर्णय पेश करें, ठीक है, देश के विरुद्ध कुछ काम करें, तो क्या होगा? संसद के पास उनको हटाने का पावर है। यदि हमारी संसद ऐसे कानून बना दे जो लोगों के लिए ठीक नहीं है, जो संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, तो हमारी न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर देती है। तो एक दूसरे में क्या है? कंट्रोल है, समन्वय हमारे यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये दो शब्द आप याद रखिएगा। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ध्यान रख लिएगा ये बात। विधि द्वारा, सत्य असत्य वाले कथनों में आती है स्थापित प्रक्रिया। भारत में क्या है? भारत किस सिद्धांत का पालन करता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमने कानून के द्वारा जो प्रक्रिया बना रखी है, हमारा संविधान और हमारा देश, हम सभी उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। संविधान के द्वारा और कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हम पालन करेंगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन कौन करेगा? कौन करता है? भारत। लेकिन अमेरिका में क्या है? विधि की नियत प्रक्रिया। वहाँ क्या शब्द लिखा हुआ है? वहाँ क्या याद रखेंगे? विधि की नियत प्रक्रिया। आपको अमेरिका का संविधान नहीं पढ़ना है, लेकिन एग्जामिनर आपको क्या करेगा? इन दोनों लाइनों के फेर में आपसे गलती करवाएगा। ये किसकी है? ये अमेरिका की प्रक्रिया है। याद रखिएगा, दोनों को गोल्डन वर्ड याद रखिएगा। सत्य असत्य नामक कथन पूछेगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। ये भारत में, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। ठीक है, स्थापित प्रक्रिया भारत की है, विधि की नियत प्रक्रिया जो है वो अमेरिका की। आपको याद रखनी है, विधि की नियत प्रक्रिया हमारे पास नहीं है।
स्थापित का मतलब है प्रत्येक चीज़ हमने कानून द्वारा बना करके सेट की है, उनका हम पालन करेंगे। नियत प्रक्रिया का मतलब है नेचुरल जस्टिस को आप मतलब ऐसे ही कोई कानून नहीं बनाया फिर भी आपको ठीक लगे, फिर भी संविधान को ठीक लगे ना, संविधान कर सकते हैं, फिर भी आपके सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ठीक लगे तो वो कर सकता है, लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। भारत में कानून में लिखा होना चाहिए, बिना कानून में लिखे हुए, बिना संविधान में लिखे हुए सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा निर्णय नहीं देगा। तो ये क्या कंट्रोलिंग है, सुप्रीम कोर्ट पे संसद कंट्रोल करती है, संसद पे सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है, दोनों का एक दूसरे पे क्या है बैलेंस बना हुआ। ठीक है, चलिए अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका बड़ा आसान है। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद इनको बोलेंगे नीचे वाले जो आपके आसपास जिले में कोर्ट होते हैं ना, ये तहसील में जिले, उनको बोलते हैं अधीनस्थ कोर्ट। ये तीनों की एक हायरार्की है इनकी क्या है, एक ही बिल्डिंग है ये, मतलब एक ही इनका हेडक्वार्टर क्या है, ये एक ही डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, एकीकृत कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एकीकृत कहेंगे। स्वतंत्र कैसे हैं, ये अलग है, क्या है, ये सारे के सारे क्या है, स्वतंत्र है। अधीनस्थ कोर्ट में राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं होता नियुक्ति के बाद। आपके आसपास जो जज साहब बैठते हैं ना आपके तहसील में, उनका ट्रांसफ़र हमारे एमएलए साहब नहीं करवा सकते, समझे बात को, इसलिए स्वतंत्र है। आपके पास की स्कूल में कौन से टीचर लगे हुए हैं, जो गुरुजी लगे हुए हैं ना, आपके एमएलए उनका ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं डिपार्टमेंट के मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से कहेंगे कि हमारे पास के स्कूल में एक कुमार साहब है, वो टाइम पर नहीं आते हैं, नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, उनका ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो एमएलए साहब ये कर सकते हैं। लेकिन हमारे एमएलए साहब आपके तहसील के जो जज बैठते हैं ना, मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं आपके कोर्ट में, उनका ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। उनका ट्रांसफ़र कौन करेगा, ये इनका हाई कोर्ट करेगा, और हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफ़र कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, समझे। तो ये एक डिपार्टमेंट हो गया, एक दूसरे के सीनियर है। अधीनस्थ का सीनियर कौन, हाई कोर्ट का सीनियर कौन, सुप्रीम कोर्ट, और ये एक दूसरे पर इन पर ऊपर से नीचे क्या होता है, कंट्रोल होता है। राज्य सरकार या हमारी केंद्र सरकार इन पर कंट्रोल नहीं करती, इनकी नियुक्ति करने के बाद वो फ्री हो जाते हैं, भाई आप संभालो, अब देश की न्यायपालिका आपके हवाले, आपको न्याय करना है। तो ये क्या हुए, स्वतंत्र हो गए सरकार से। ये विशेषता लगभग सभी जगह, सभी संविधानों में ऐसी विशेषता होती है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र है। क्लियर बात समझ में आई, चलो। हाँ, जजों को हटा सकते हैं, वो कंट्रोल है, वो मैंने पहले लिखा चुका। अगर जज गलती करेंगे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज अगर गलती करें तो संसद हटा सकती है। वो एक लंबी प्रक्रिया, वो भी टफ प्रक्रिया, इतनी आसान नहीं है। तो स्वतंत्र है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगली विशेषता देखें तो मौलिक अधिकार आपको याद करना है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक है, हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। मैं इनको यहाँ नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ 6 लिखा के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मौलिक अधिकार के नाम से हमारे पास एक पूरा चैप्टर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, विशेषताओं के बाद में आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ समय जाया नहीं करेंगे, पूरे हो भी नहीं पाएंगे। 6 हैं, याद रखिएगा। पहले कितने थे, 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकारों का हमारे पास एक वर्ग है। क्लियर बात। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 वर्ग हमको याद रखने हैं मौलिक अधिकारों। जब पढ़ेंगे, चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, वहाँ अच्छे से एक एक को करेंगे। यहाँ सिर्फ आप विशेषताओं में याद रखिए कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का भी क्या है, समावेश किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चलिए ये भी एक तरह से क्या है, संविधान की विशेषता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, कल्याणकारी राज्य को बनाना। देखो मौलिक अधिकारों में और नीति तत्वों में एक अंतर है। मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है। सरकार अगर लागू नहीं करती है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये जो नीति तत्व है, डीपीएसपी बोलते हैं इनको अंग्रेजी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो होते हैं ना, इनको अगर सरकार लागू नहीं करें तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब आप सरकार को लागू करने की कोई गारंटी नहीं है। अगर सरकार को करना चाहिए लेकिन कोई सरकार नहीं करती तो कोई वो नहीं है। जैसे शराबबंदी का डीपीएसपी है, मादक पदार्थों को सरकार बंद कर दें, ऐसा एक डीपीएसपी कहता है। लेकिन बताओ कितने राज्यों में शराब बंद है? सब में नहीं है ना, राजस्थान में तो नहीं है। इसका मतलब सरकार करें या नहीं करें, आप उसको कोर्ट में नहीं घसीट सकते। आप कोर्ट में ये केस नहीं कर सकते कि राजस्थान सरकार ठेके क्यों खुले रख रही है, शराब क्यों बेचती है सरकार, से शराब से ये नुकसान है वो नुकसान है, नहीं कर सकते। लेकिन मूल अधिकार जब बन जाते हैं, मूल अधिकार जो मैंने आपको 6 नाम बताए, आगे हम पढ़ेंगे बाद में कभी अगली क्लासों में, वहाँ आप कह सकते हो कि उनमें जो है सरकार की बाध्यता है कि वो उनको लागू करेगी। ये डीपीएसपी एक पूरा चैप्टर है, वहाँ जाएंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ठीक है, इनका भी हमारे एक चैप्टर है, इनको भी हम अच्छे से याद करेंगे। इनका अनुच्छेद कौन सा है? 51A है। अभी के लिए इतना याद रखो। कुल कितने हैं? 11 हो गए सर। कुल कितने हैं? 11 हो गए। और याद रखिएगा मूल संविधान में नहीं थे। सत्य असत्य कथन पूछेगा, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या फिर मूल कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सेंटेंस देगा मूल संविधान में कुल 10 कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान का मतलब क्या है? जिस दिन 26 नवंबर 1949 को हमने पारित कर दिया था, उस दिन तो मूल कर्तव्य नाम से कोई टॉपिक था ही नहीं। ये हमने कब जोड़ा? ये हमने 1976 में जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन से। हमने कब जोड़ा? ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा। क्या? मूल कर्तव्य नामक एक पाठ हमने जोड़ा अनुच्छेद 51A में। कब जोड़ा? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन से। तो ये इसका हिस्सा नहीं है। एक समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति, उस समिति की सिफारिशों पर हमने 1976 में इनको मूल कर्तव्यों को जोड़ा, लेकिन मूल संविधान में नहीं थे। याद रखेंगे, एक पूरा चैप्टर है, आने वाले टाइम में आराम से इसको पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये हमारी चीज़ें हुई, हमने विशेषताओं के रूप में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं और विशेषताएं देखते हैं। और कौन कौन सी विशेषताएं हम कह सकते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक है, अगली विशेषता क्या कह सकते हो? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य। या आप कह सकते हो पंथ निरपेक्ष, दोनों शब्द काम में ले सकते। मैं कहता हूँ पंथ निरपेक्ष ज़्यादा सही रहता है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेकुलर। ठीक है, सेकुलर मतलब कोई किसी एक धर्म का नहीं है। मतलब कहने का मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। ये क्या बात हुई सर? भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बहुत सारे हैं। लेकिन ये क्या लाइन लिख दी? हाँ, दुनिया में 2 तरीके के देश होते हैं। कुछ देशों का एक धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान का धर्म कौन सा? इस्लाम है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। सऊदी अरब एक इस्लामिक राष्ट्र है। समझे बात को? मतलब उन्होंने ऑफिशियली कह रखा है कि हम क्या है, इस्लामिक राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है। लेकिन भारत ने ये नहीं कह रखा कि हम हिंदू राष्ट्र है। हालांकि कुछ मूर्ख लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है कि हम ये बनाएंगे। ऐसा हमारा संविधान नहीं कहता। हमारा संविधान कहता है कि हम सेकुलर हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम क्या, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान। कोई एक धर्म नहीं है, हमारे सभी धर्म हमारे लिए क्या है? बराबर है। तो इसको इतना कठोर भी नहीं कि हम किसी भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। हज के लिए सब्सिडी भी मिलेगी, अमरनाथ यात्रा पर भी यात्रियों को ले जाया जाएगा। ठीक है, सभी धर्मों के लिए होगा। तो सभी धर्मों को बराबर बराबर हम क्या देंगे? मान सम्मान देंगे। किंतु भारत का कोई एक धर्म ये नहीं कहेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई ये नहीं कहेगा कि भारत मुस्लिम राष्ट्र है, कोई ये नहीं कह सकता कि भारत बौद्ध राष्ट्र है। सभी धर्मों का क्या होगा? यहाँ बराबर बराबर सम्मान होगा। मतलब हम किसी एक, निरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक का ना हो,
सभी का। क्लियर बात? तो हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। अगली विशेषता देखें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? वोटिंग अधिकार, वोटिंग करना। क्लियर? ठीक है, मतलब हमने सभी को, जो 18 वर्ष से ऊपर है, उन सबको हमने वोट डालने का अधिकार दिया है। हमारे संविधान ने हम सबको क्या है? वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान ने हम सबको दिया है। हम सबको वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, यानी कि हमें 18+ जो भी है, 18 वर्ष से ऊपर जो भी होगा उसे क्या होगा? वोटिंग राइट होगा, वोट कर सकता है। कौन से संविधान संशोधन से आपको ये वोट करने का अधिकार मिल गया? सब 18 वर्ष से ऊपर वाले को। पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन याद रखिएगा 1989 एक संविधान संशोधन हुआ था, उसका नाम है 61वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधनों का भी आपके एक चैप्टर है, तो अभी से एक एक करके याद करना शुरू कर दो जो हम लिखाएं। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, इस संविधान संशोधन के द्वारा हम कह सकते हैं कि हमको 18+ वालों को, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, यानी 18 वर्ष से ही हम वोटिंग राइट मिल जाता। पहले कितना था? पहले 21 वर्ष हुआ करता था। तो इस वोटिंग की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से कितने वर्ष कर दिया? उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष करने का काम किसने किया? 61वें संविधान संशोधन ने कर दिया। उससे पहले 21 साल के लोग वोट डालते थे, 21 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग। क्लियर बात हुई? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या हो सकता है? एकल नागरिकता। आपको अच्छे से याद हो चुका है, 2 बार 3 बार बोल भी चुका हूँ। एकल नागरिकता, ये इकहरी नागरिकता। दूसरा शब्द क्या हो सकता है काम में? इकहरी नागरिकता, एक ही बात है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ? ओनली भारत के नागरिक। किसके नागरिक हो आप? आप केवल और केवल भारत के नागरिक हो, राजस्थान के नागरिक नहीं। ऐसा नहीं कि आप राजस्थान के नागरिक हो, राजस्थान के निवासी हो, नागरिक होना अलग है। आप यूपी में जाओगे ना, चाहे राजस्थान के रहने वाले हो, लेकिन यूपी में जाओगे तब भी आप भारत के नागरिक कहलाओगे। क्लियर ना? तो हमने देश में एक ही नागरिकता क्यों दे दी? हमने एक नागरिकता, ये भावनात्मक रूप से पूरे देश को एक बनाने के लिए दी थी हमने। अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर उनके पास एक नागरिकता प्रमाण पत्र होता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया का नागरिक होता है, अमेरिका में अलास्का का नागरिक होता है। ठीक है, अमेरिका में दूसरा कोई राज्य होता है ना, जैसे वहाँ जाते हैं वो एक दूसरे के, वहाँ वो एक दूसरे के जो है नागरिक बनता है। फ्लोरिडा, वहाँ का नागरिक अलग होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। एमपी का नागरिक नहीं है, यूपी का नागरिक नहीं है। हाँ, केवल और केवल क्या है? भारत के नागरिक है। सभी लोग हम क्या है? भारत के नागरिक। एकल हमने एक ही कंसेप्ट रखा नागरिकता का, तो इसलिए हम कहेंगे हमारे संविधान में एकल नागरिकता पर बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र निकाय। ये विशेषता सिर्फ आपको नाम याद रखना है, स्वतंत्र निकाय। कुछ विशेष इसमें टेंशन वाली बात नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। स्वतंत्र निकाय का मतलब क्या है? कुछ हमने ऐसे कुछ काम हमको करना है। जैसे मान लो राजनीति है भाई, अब मान लो वो किसी के प्रेशर में रहा तो सीधी सी बात है वो सरकार जैसा कहेगी उसके साथ चलेगा। तो हमने इस तरह कुछ काम ऐसे करवाने हैं जो बिल्कुल फ्री होने चाहिए, जिन पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन न्यायपालिका के अलावा भी ऐसे कई हमें ऐसे कई संस्थानों की ज़रूरत है जो स्वतंत्र होने चाहिए। जैसे चुनाव आयोग, क्या नाम है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग हमें क्या है? ये भी क्या होना चाहिए? स्वतंत्र है, इस पर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये स्वतंत्र निकाय है। यूपीएससी, हमारी आरपीएससी जिसका पेपर आप देने जा रहे हो, यूपीएससी, आरपीएससी, केग, सब पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है,
की एक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया। तो ये जो है ना, ये सब क्या है, ये स्वतंत्र निकाय है। निकाय मतलब संस्थाएं, या आयोग, बोर्ड, ये स्वतंत्र बनाई गई है, मतलब इनकी नियुक्ति करने के बाद इन पर सरकार का कोई दबाव काम नहीं करता। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल, अगर आपके पास में सरकारी स्कूल के मार साहब के, अगर उस पर एमएलए साहब का दबाव होता है, उस पर सरकार से कोई आदेश आ गया ना, मानने का दबाव होता है, लेकिन चुनाव आयोग पर सरकार के आदेश का दबाव नहीं होता। यूपीएससी भी फ्री होता है, आरपीएससी फ्री होता है। इनको फ्री क्यों रखा जाता है सरकार से? जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये अपने राजस्थान में एक ट्रेंड है कि किसी भी एग्ज़ाम से पहले हो हल्ला करो, धरना प्रदर्शन दो और उसकी डेट बढ़ा लो, है ना। अभी ये बड़ा ट्रेंड, अभी एसआई के पेपर में भी ऐसा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले रीट के पेपर में भी नाटक कर रहे थे कई लोग। ऐसे कुछ नेता होते हैं जिनको अपनी नेतागिरी चमकानी होती है, और यूट्यूबर होते हैं, उनको अपने यूट्यूब के व्यू बटोरने होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी पेपर आता है तो शुरू हो जाते हैं धरना देने, और मांग करते हैं कि हमारी डेट बढ़ो। फिर कहते हैं कि सरकार आप कहो, तो वो सरकार की ठीक है, मेंबर अच्छे होते हैं, यहीं के लोकल मेंबर होते हैं, प्रैक्टिकली थोड़े वो जान पहचान में होते हैं, तो वो डेट को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आरपीएससी की जच जाए, दिमाग में फिट हो जाए कि मैं डेट नहीं बढ़ाऊंगा, सरकार कुछ भी करे, तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं बढ़ा सकती। स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक संस्था है, सरकार की बात माने या नहीं माने अगले की मर्जी। माने तो अच्छी बात है, मतलब सरकार का कोई दबाव उस पर नहीं है। अगर मंत्रिमंडल कह दे आरपीएससी को ऐसा करो, आप आरएस के पेपर की दिनांक जो 26 अक्टूबर आपने दे रखी है वो उसको 2 महीना आगे बढ़ाओ, हमारे अध्यक्ष साहब उस बात को माने या ना माने, ये उनकी मर्जी है, दबाव नहीं होगा उनके ऊपर। क्लियर? मान जाते हैं मोस्टली हमारे यहाँ पर, क्योंकि व्यवस्था हो, फिर यहाँ व्यवस्था है तो सरकार को ही करनी है, तो मान जाते हैं। लेकिन नहीं माने तो ऐसा कोई उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम, स्वतंत्र निकाय कहेंगे। क्लियर बात? चलो, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान क्या होते हैं? ऐसे कुछ प्रावधान है, इमरजेंसी जब लगाते हैं ना, तब क्या होता है, संपूर्ण शासन केंद्र सरकार के अंतर्गत चला जाता है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, इसका आप अनुच्छेद याद कर लीजिए, आर्टिकल याद कर लीजिए, 352 में याद करना, ठीक है। 3 आधारों पर लगाते हैं, युद्ध, आक्रमण, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। क्या है? सशस्त्र विद्रोह। 3 आधारों पर, 3 आधार बना लीजिए, 1 2 3। युद्ध होने पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है? पूरे देश में आपातकाल लगा सकती है। किसके तहत? 352, अनुच्छेद 352 के तहत। कोई आक्रमण हो गया देश पर, तब कर सकते हैं। और सशस्त्र विद्रोह होने पर, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह होने पर कह सकते हैं कि आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इन 3 आधारों पर यह आपातकाल लगता है। दूसरा आपातकाल जिसे हम कहेंगे राज्य आपातकाल। क्या कहेंगे? राज्य आपातकाल। इससे दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन। और यहाँ से सवाल बहुत पूछते हैं, दूसरा क्या है? राज्य आपातकाल प्रकार का होता है, राष्ट्रपति शासन। इसके 2 अनुच्छेद हमको याद रखना है, एक तो अनुच्छेद 356 है, एक 365। सब आगे पढ़ेंगे, यहाँ हम इनको डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन 2 याद रखो सिर्फ। राज्य आपातकाल से संबंधित, राष्ट्रपति शासन से संबंधित 2 अनुच्छेद है, 356 और एक 365, ठीक है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, जैसे मान लो चुनाव के बाद कोई भी पार्टी जीत करके नहीं आई, ठीक है, मतलब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, किसी भी पार्टी को जितनी सीटें चाहिए थी उतनी नहीं आई, तो किसके लगेगा? 356। इसे बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। बन ही नहीं रहा, क्या करें? ऐसा किसी के पास सीटें है ही नहीं, कोई बना ही नहीं सकता, तो 356 लगेगा। 365 ये थोड़ा मनमर्जी से लगता है। अगर केंद्र के आदेशों का पालन नहीं करे ना राज्य, तब राज्यपाल, इधर राष्ट्रपति होता है, उसके मार्फत वो जो है 365 लगा देता है। लेकिन अभी आप ये सब बाद में पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, तब आएगा। लेकिन फिलहाल आप क्या करेंगे? इन आपातकालों को याद रखिए। एक तीसरा आपातकाल कौन सा है?
वित्तीय आपातकाल। क्या नाम है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 0, अभी तक नहीं लगा है भारत में। ऐसा कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। अनुच्छेद याद रखेंगे आप, 360। और ये वाला जो आपातकाल है ना, ये वाला राष्ट्रीय आपातकाल, ये एक बार लगा है। कितनी बार लगा है? एक बार लगा है। और ये राज्य आपातकाल लगता ही रहता है, कोई गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर बात? चलो, ये आपको 3 आपातकालीन प्रावधान याद करना। हमारे देश में ऐसे प्रावधान है। इस समय मूल अधिकार आपके सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, और पूरे देश पर एक प्रधानमंत्री के पास, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ आ जाती है, राज्य की सरकार में सब निलंबित हो जाता है। तो ये 3 प्रकार आपको याद करना है। इंदिरा गांधी के समय एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा। क्लियर? ये आपातकालीन प्रावधान भी आपको याद करने। अगली विशेषता की ओर जाते हैं। अगली विशेषता में जाए तो त्रिस्तरीय सरकार हम कह सकते हैं। त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार मतलब कैसे समझोगे? केंद्र, राज्य और स्थानीय। केंद्र वाली जानते हो, मोदी जी वाली सरकार। ये वाली कौन सी? सीएम, ये तो पीएम वाली सरकार। ये सीएम वाली सरकार, और जिसे आप कहोगे सरपंच वाली सरकार। ये आप गांव में जो बनाते हैं ना, सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला परिषद, ये स्थानीय सरकार जैसे बोलते हैं। और शहर, अगर शहर है तो वहाँ पर आपके मेयर बन जाएंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष बन जाएंगे, उन्हें कहेंगे। तो इनको भी हम आराम से पढ़ेंगे, है ना। ये 2 तो पढ़ने ही, तीनों पढ़ेंगे हम। आगे हमारे बिल्कुल एक एक चैप्टर करके आएंगे, तो यहाँ डिटेल करके जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ नाम लिखो कि हमारे संविधान में कितने स्तर की सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार। वास्तव में पूछा जाए द्विस्तरीय भी लिख सकते हो आप, बनाई नहीं, पहले पढ़ा हमने, लेकिन त्रिस्तरीय सरकार हमारी है। केंद्र की है, राज्य की है और स्थानीय स्तर की, मतलब पंचायत समिति, ग्राम पंचायत है, आपकी जो नगर पालिकाएँ हैं वो भी तो है ना। तो ये स्थानीय स्तर की सरकार भी हमारे यहाँ पर बनी हुई है। क्लियर? चलो, अगली विशेषता में देखें सहकारी समितियाँ। 17 नंबर होगी शायद, है ना। सहकारी, देख लो कौन सा नंबर है, 17 नंबर, ठीक है। सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। हालांकि मूल संविधान में सहकारी समितियों के बारे में नहीं ये बात, लेकिन आपको याद रखना है। सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है 97वें संविधान संशोधन से। जैसे हमारे ग्राम पंचायतें वगैरह है ना, वैसे सहकारी समितियां बनाने का प्रावधान है, उनमें भी चुनाव वगैरह होते हैं। 97वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 2011 में क्या हुआ, इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया। किसको दे दिया? किनको दे दिया? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया, एक नया भाग। जो भाई कोई चीज़ अगर इसको ये नाम लिखा है संवैधानिक दर्जा हमने दिया, तो इसका मतलब संविधान में कोई ना कोई भाग, कोई ना कोई अनुच्छेद तो आपने निश्चित ही जोड़ा है। तो भाग हमने कौन सा जोड़ा है? 9B। क्या जोड़ा है? 9B। 9A क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। 9 क्या है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो 9B क्या है? सहकारी समितियों से संबंधित है। और अनुच्छेद, इसको किस अनुच्छेद में डाला हमने? 243 में डाला है। ये हमारा क्या है? सहकारी समितियों का अनुच्छेद है। आगे और इसके कोड में है 243ZH से लेकर के 243ZT तक सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद आपको नहीं याद करना, नहीं हो पाएगा इतना लंबा, लेकिन भाग याद रखिएगा। भाग 9B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। और एक संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा, और यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। सहकारी समिति का कौन सा संशोधन है? 97वां संविधान संशोधन है, ठीक है। भाग 9B याद करना है, और थोड़ा सा 243 याद रखिएगा। ये क्या है? इसका अनुच्छेद है। और कुछ विशेष यहाँ से नहीं करना। तो इस तरीके से लगभग मेरे हिसाब से, देखो ऐसे तो संविधान की प्रत्येक चीज़ उसकी विशेषता, यूनिक चीज़ है हमारा संविधान, तो इसकी सारी चीज़ें ही इसकी विशेषता। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर हमने देखी, लक्ष्मीकांत की किताब में जो दे रखी है, मैंने वहीं से मैं रेफ़र करता हूँ। तो लक्ष्मीकांत साहब ने जो अपनी किताब में लिखा है, हम उसको रेफ़र करते हैं। आप यूँ समझिए कि पॉलिटी की बाइबल है भारत में। आपको राज व्यवस्था जहाँ से पढ़नी है, बेस्ट किताब कौन सी है? लक्ष्मीकांत है। मैं उसको रेफ़र करके पढ़ा रहा हूँ।
तो उन्होंने इतनी संविधान की विशेषताओं को लिखा है। तो इस तरीके से हमने संविधान की विशेषताओं को कंप्लीट किया। ये सारी को एक बार रिपीट करिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर बात? चलिए, तो ये हमने संविधान की विशेषताओं को कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम बाकी और प्रावधानों प्रस्तावना का टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ हमने संविधान की विशेषताएं कंप्लीट कर ली। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।